स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी गुप्ता। उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक बेहद हृदयस्पर्शी और मार्मिक उपन्यास सुना रही हूं, जिसका शीर्षक है हजार गम है जिंदगी। अब पिछले अंक से आगे की कहानी सुनिए। अध्याय 21। आज इतने दिनों बाद सुरेश की ऐसी हालत देखकर भी मुझे उससे अधिक मीता भाभी के लिए दुख हो रहा था। किसी भी तरह मैं उसे बचा पाता तो जरूर बचाता। भाभी के विश्वास की अगर थोड़ी सी भी रक्षा कर पाता तो जरूर करता। उनकी आंखों में हमेशा आशा का दीप जलता रहे, यही मेरी इच्छा थी। पर अब ऐसा होना संभव नहीं था। मुझे उन्हें झूठी तसल्ली देते हुए डर लगता था। मैं बार बार अपनी क्लिनिक छोड़कर वहां जाता था और हर बार बहुत ही उदास और हताश होकर लौट आता था। इस चक्कर में मेरी क्लिनिक और चौपट हुई जा रही थी। पर अस्पताल जाए बिना मेरा मन नहीं मानता था। रोज अस्पताल के 3-4 चक्कर लगा ही आता था। दिनों-दिन सुरेश की हालत और भी खराब होती चली जा रही थी। उसे इंसेफेलाइटिस भी हो गया था। वह दिन भर न जाने क्या बड़बड़ाता रहता था। कभी घंटों खामोश रहकर हम सबको टुकुर टुकुर ताका करता। वह मीता भाभी, विनोद जी, मुझे किसी को भी नहीं पहचान पाता। कभी कभी उसे झटके से आने लगते, शरीर अकड़ने लगता। भाभी बेचारी दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास जाती। सर, मरीज की हालत बहुत बिगड़ रही, कुछ कीजिए सर। क्या हुआ मैडम? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? उस समय ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर उनसे पूछता। सर जल्दी चलिए, मरीज का शरीर बुरी तरह से अकड़ रहा है। हाँ हाँ, चलिए। डॉक्टर आकर सुरेश को देखता। अरे, इनको तो झटके आ रहे हैं। नर्स जल्दी करो, पेशेंट को कंपोज का इंजेक्शन लगाओ। प्लीज जल्दी नर्स, जल्दी। नर्स नस में कंपोज का इंजेक्शन धीरे धीरे लगाने लगती। सुरेश को झटके आने बंद हो जाते। इंजेक्शन के असर से वह धीरे धीरे सो जाता। हम सब खामोश होकर एक दूसरे को देखते रहते। मीता भाभी बाथरूम में जाकर न जाने कितनी देर तक सिसक सिसक कर रोती रहती। विनोद बाबू कहते, अब तो यह सब देखा नहीं जाता आलोक जी। मेरी बहन ने बहुत कष्ट सहे हैं। मैं किसी दिन आपको सारी बातें बताऊंगा, तभी आप मेरा कष्ट समझ पाएंगे। मैं कहता, विनोद जी, मैं आपका सारा दुख समझता हूँ, पर ईश्वर की मर्जी के आगे किसका बस है। हम सब तो उसके हाथ की कठपुतलियां है। वह जैसे भी हमको नचाएगा, नाचना पड़ेगा। विनोद जी बोले, हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, यही सच है। नहीं तो क्या मैं मीता की शादी सुरेश से करता। उसके लिए तो न जाने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, पर उसके भाग्य में तो दुख भोगना ही लिखा था। इससे तो किसी साधारण व्यक्ति से ही मैं उसकी शादी कर देता तो वह भले ही दाल रोटी खाती पर सुखी रहती। मैंने कहा, हाँ विनोद जी, कभी कभी आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। एकदम आपकी सोच के विपरीत। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक इंसान हम लोगों के सामने धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम सब विवश थे। डॉक्टर विवेक हमेशा ही कहते, डॉक्टर आलोक, जब तक मरीज के तन में सांस रहे तब तक डॉक्टरों को उसके ठीक होने की आशा छोड़नी नहीं चाहिए। मैं कहता, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। कई बार उनके पास ऐसे मरणासन रोगी आते जिनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती थी। घरवाले बिल्कुल निराश होकर ही उसे उनके पास लेकर आते थे। विवेक जी उसके उपचार में रात दिन एक कर देते। उनका हाथ लगते ही रोगी उठ बैठता था। ऐसा चमत्कार मेरी आंखों के सामने कई बार हुआ था।
लेकिन इस बार डॉक्टर विवेक ने हार मान ली थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, अब इनके बचने की कोई आशा नहीं है। विनोद जी, आप इनको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं, पर कोई भी डॉक्टर अब इन्हें बचा नहीं सकता है। अब आप कोई चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। इनकी मौत के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। जब भी विनोद बाबू ये सब बातें सोचते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वे दिन रात भाग दौड़ में लगे रहते थे। कई दिनों से उन्होंने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं था। पूनम भाभी कानपुर में ही थी। बच्चों की देखभाल के लिए यह जरूरी भी था। विनोद भाई साहब का लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उनकी लड़की अभी इंटर में थी। अनु का भी इसी साल के जी में एडमिशन करा दिया गया था। किसी एक आदमी के पीछे इतने बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो चौपट नहीं की जा सकती थी। फिर भी वे समय मिलते ही लखनऊ का चक्कर लगा जाती थी। मीता भाभी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था, पर वे आखिर कर ही क्या सकती थीं? अध्याय 22। एक दिन मैं जिद करके विनोद जी को अपने साथ अपने घर पर कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले आया था। पहले तो वे कुछ भी खाने पीने को तैयार ही नहीं थे। मैंने ही उन्हें समझाया, देखिए आपके भूखे रहने से तो सुरेश ठीक होने वाला है नहीं। उल्टे अगर आप भी बीमार हो गए तो और भी परेशानी हो जाएगी। मीता भाभी को कौन संभालेगा? कौन इतनी भाग दौड़ करेगा? तब कहीं जाकर वे मेरे घर आने को तैयार हुए थे। घर आकर मैंने कहा, आप जरा नहा धो लीजिए, चेहरा देखिए कैसा हो गया है। रात दिन दौड़ भाग करते करते आप भी बीमार से लगने लगे हैं। वह संकोच कर रहे थे, पर मैंने अपना एक पेंट शर्ट निकालकर उन्हें दिया। आप थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। संकोच किस बात का? यह आपका अपना ही घर है। वह बोले, वहां मीता अकेली है। मैंने कहा, क्यों, आज चाचा जी नहीं आए? वह बोले, चाचा जी तो कल ही घर वापस लौट गए हैं। वहां चाची जी की भी तो तबीयत खराब है। मैंने पूछा, क्यों, चाची जी को क्या हुआ? वह बोले, वे भी तो शुगर की मरीज है, कमर ज्यादा होती रहती है। इसके अलावा उन्हें कॉलेज में बच्चों का कोर्स भी तो पूरा कराना है। मैंने कहा, हाँ, यह तो है ही। एक आदमी के पीछे सबका भविष्य तो चौपट नहीं किया जा सकता है। वे बोले, चाचा जी होते तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। मैंने कहा, अस्पताल में सब लोग तो परिचित हैं, चिंता किस बात की? आप आराम से नहा धो लें। नहा धोकर जब वे खाना खाने बैठे तो तरोताजा लग रहे थे। खाना खाते खाते ही वे बोले, अब आपको क्या बतलाएं, आलोक जी, सुरेश जी ने यह बीमारी जानबूझकर मोल ली है। मैं इस बात से अनजान नहीं था, फिर भी सारी बात जानने के लिए पूछा, वह कैसे? जानबूझकर भी भला कोई बीमारी मोल लेता है? विनोद बाबू बताने लगे, सुरेश जी के ऑफिस में एक अमेरिकन महिला काम करती थी। उसकी उम्र 30 साल के लगभग होगी। वह बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट थी। उसने सुरेश जी को अपने प्रेमजाल में फांस लिया। उसके चक्कर में ही वह शराब पीना भी सीख गए। कभी कभी तो वे ऑफिस के काम का बहाना करके रात रात भर उसके फ्लैट में पड़े रहते थे, तो भाभी एतराज नहीं करती थी। मेरी मीता तो सीधी साधी है, एकदम गऊ है बेचारी। पहले पहल तो वह कुछ समझ ही नहीं पाई। धीरे धीरे उस औरत ने घर पर भी आना शुरू कर दिया। एक दिन मीता ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में अपने ही बेडरूम में पकड़ लिया। उस दिन वह बहुत नाराज हुई। रो धोकर और लड़ झगड़ कर वह मेरे पास चली आई। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। मुझे उनकी बातें सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच तो यह था कि शादी के बाद भी सुरेश बदला नहीं था।
शुरू में प्रभा भाभी ने उसे परनारी देह के जिस आकर्षण में डाला था, उससे वह शादी के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया था। सुनीता के साथ भी उसने न जाने कितनी रातें गुजारी थी। उसके गर्भ ठहर जाने के बाद उसे उसका गर्भपात भी कराना पड़ा था। मैंने समझा था कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा होगा। मीता भाभी का सौम्य आकर्षण और पवित्र सौंदर्य उसे अन्यत्र नहीं भटकने देगा। पर मेरा ऐसा सोचना अंततः गलत ही साबित हुआ। इस तरह की बुरी आदत लग जाने पर उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। मेरा तो मन हो रहा था कि मैं आज विनोद जी को सुरेश के बारे में सभी कुछ सच सच बता दूं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं था। और अब उन्हें सारी बात बतला कर होता भी क्या? विनोद जी का दुख और भी बढ़ जाता। उन्हें यही लगता कि अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने में उनसे ही गलती हुई है। उन्होंने लड़के के बारे में ठीक से जांच पड़ताल क्यों नहीं की? क्यों नहीं उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगाया? फिर वे मुझसे भी तो शिकायत कर सकते थे कि आप सब कुछ जानते हुए भी खामोश बने रहे। शादी से पहले मुझे सुरेश के कैरेक्टर के बारे में जरा सा इशारा भी कर दिया होता तो मेरी बहन का यूं सर्वनाश नहीं होता। आज जब सब कुछ खत्म हो गया तो आप मुझे यह सब बताने बैठे हैं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि सुरेश की पुरानी जिंदगी के बारे में विनोद जी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। यही सब सोचते सोचते मैंने पूछा, इसके बाद? खाना खाते खाते विनोद जी बोले, मीता के मुंह से ये सब सुनकर उस दिन हम लोग सकते में आ गए थे। अचानक कैसी विपत्ति आ पड़ी थी मेरी बहन पर। हम लोग उसी दिन सुरेश जी के पास पहुंचे, लेकिन वे तो उल्टे हम लोगों पर ही बिगड़ने लगे। बोले, कैसी गवार और बेवकूफ बहन है आपकी। उसे तो हाई सोसाइटी के एटिकेट्स भी नहीं मालूम। यदि मिस जॉन्स ने मुझे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया तो भला कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। यह तो हाई सोसाइटी में आम बात है। मिस जॉन्स अमेरिकन है। वहां इन सब बातों को बहुत ही सहजता से लिया जाता है। अगर वह ऐसा कर रही थी तो क्या मैं उन्हें धक्के दे देता? लेकिन मीता तो कुछ और ही कह रही थी। मैंने आपत्ति की। आपकी बहन को तो तिल का ताड़ बनाने की आदत है। मेरी वाइफ बोली, पर यह हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं। यहाँ यह सब कुछ नहीं चलेगा। आपको मीता दीदी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आप भी भारतीय हैं, अमेरिकन नहीं हैं। उनकी बात सुनकर सुरेश बोला, तो बताइए मैं क्या करूं? मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ इंजीनियर हूं। देश विदेश घूमता रहता हूं। कंपनी ने मुझे महानगर में बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर आदि सभी सुविधाएं दे रखी हैं। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई में मुझे बारी बारी से काम देखना पड़ता है। काम का इतना बोझ रहता है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। कोई औरत मुझे टच न कर दे, यह सोचकर क्या मैं नौकरी छोड़कर घर में बैठा रहूं? या फिर इंजीनियर होकर भी आप लोगों की तरह बिजनेस करने लगूं? आप लोग तो बिजनेसमैन हैं, मेरी परेशानी कैसे समझेंगे? मैंने पूछा, तब आपने क्या कहा, विनोद बाबू? मैं क्या कहता आलोक जी? सुरेश जी की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। वह हम लोगों से इस तरह से बात करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह पृथ्वी जोर से घूम रही है और मैं अभी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ूंगा। मगर मेरी वाइफ बहुत समझदार है। उन्हीं ने उस दिन मोर्चा संभाल रखा था। वे बोली, हम लोग आपकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती? दीदी की आंखों देखी बात को गलत साबित करके हम ही बुरा भला कह रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पूछा, इसके बाद? वह बोले,
चोर अपनी गलती छिपाने के लिए अनाप शनाप बकने लगता है, अपने दोष भी दूसरों के सिर पर मढ़ने लगता है। यही हाल उस समय सुरेश जी का भी था। मेरी वाइफ की बात सुनकर वे भिन्ना कर बोले, आप लोगों को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मैंने तो समझा था कि पढ़ी लिखी फैमिली में शादी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सब की सब गवार है। आपकी ननद भी तो कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी है। मुझे उससे ऐसी फूहड़पन की उम्मीद नहीं थी। और आप लोग भी उसकी बातें सुनकर ऐसे बदहवास से भागे चले आए जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो। मेरी वाइफ बोली, इससे बड़ा और क्या कांड हो सकता है सुरेश जी? मेरे घर की लड़की को अगर कोई भी कष्ट होगा तो हम लोग जरूर दौड़े आएंगे। लड़की वाले हैं, इसलिए हम लोग आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। आपकी नौकरी कोई इतनी बड़ी भी नहीं है। मैं भी मिनिस्टर की बहन हूँ, यह समझे रहिएगा। आप जैसे न जाने कितने अफसर रोज मेरी मायके की चौखट चूमने आते हैं। मेरे भाई के एक फोन से उनकी नौकरी को ग्रहण लग जाता है। मेरी ननद ने आगे से कोई भी शिकायत की तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। यह आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। मीता दीदी अगर सीधी साधी हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उनको नाहक परेशान करके मजे से बैठे रहेंगे। मैं उसकी भाभी नहीं, माँ हूँ। माँ, अगर उसको आगे से कोई कष्ट हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरी वाइफ के तेवर देखकर उनका चेहरा उतर गया। उन्हें शायद उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे आज तक हमेशा ही उनसे बड़ी ही विनम्रता से बोलती थी, लेकिन उस दिन उनका यह रूप देखकर वह सहम गए थे। वह जानते थे कि मेरी वाइफ बिल्कुल सच कह रही हैं। उनके भाई के एक फोन से उनकी नौकरी जा सकती थी, और इसके बाद वे फिर दूसरी जगह नौकरी करने लायक भी नहीं रहेंगे। मेरी वाइफ का गुस्सा देखकर उनके तेवर एकदम ढीले हो गए। चेहरा उतर गया। उन्हें इस तरह खामोश और हताश देखकर मेरी वाइफ बोली, वह औरत अब इस घर में कभी ना आए। उसका इस घर में क्या काम? वे सहम कर बोले, ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते तो मिस जॉन्स अब इस घर में कभी नहीं आएंगी। मैंने पूछा, इसके बाद क्या मिस जॉन्स फिर कभी घर पर आईं? वे बोले, इसके बाद मैंने मीता से कई बार मिस जॉन्स के बारे में पूछा पर हर बार उसने इनकार कर दिया। मैंने कहा, उस दिन पूनम भाभी का उसे अच्छे से समझाना ठीक ही रहा। कुछ औरतें भी तो बहुत मर्दखोर होती हैं। मर्दों को फुसलाकर अपना काम निकालती रहती हैं। वे बोले, आपकी बात भी सही है। नारी पुरुष को अपने आकर्षण में फंसाकर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकती है। पुरुष भी तो पराई औरतों को पाने के लिए किस तरह लालायित रहता है। इतिहास की न जाने कितनी लड़ाइयां इसी औरत के पीछे ही तो हुई हैं। मैंने कहा, हाँ, आप ठीक कहते हैं विनोद भाई। वे बोले, पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दोष किसे दिया जाए, आलोक बाबू? मैंने पूछा, मिस जॉन्स फिर आई थी क्या? वे बोले, वह क्यों आने लगी? सुरेश ही उससे छिप छिप कर मिलते रहते थे। मेरी बहन को सब मालूम पड़ जाता था, पर वह बेचारी सब सहती रही। उनकी बातें सुनकर मुझे न जाने कैसी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। बचपन के दिनों में मैं अपने जिस दोस्त पर बहुत अभिमान करता था, आज उसी पर मुझे शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे ही किसी ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया हो। जिसे हम लोग आज तक हीरा समझते रहे थे वह तो एकदम पत्थर निकला था। कोई भी जौहरी उसे ठीक से पहचान ही नहीं पाया था। सब की सब किस कदर उसकी ऊपरी चमकदमक देखकर धोखा खा गए थे। वे बोले, आलोक जी, मैंने ही मीता के लिए लड़का ढूंढने में गलती कर दी। मैंने लड़के की हाईफाई नौकरी देखी, उसकी ऊंची एजुकेशन देखी, मकान, नौकर चाकर देखे, बंगला, गाड़ी देखी।
उनका वैभव देखकर हम लोग रीझ गए थे, पर हम लोगों ने उनके चरित्र के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की थी। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं था, इसीलिए तो ऐसा हुआ। मैंने पूछा, क्यों, आपके पिताजी, माताजी? वे बोले, उस समय तक उन दोनों का देहांत हो चुका था। वे होते तो क्या ऐसा होता? बुजुर्ग आदमी तो सारी बातें खोद खोद कर पूछ लेते हैं। वे होते तो क्या मेरी मीता यूं सर्वनाश होता? मैंने कहा, विनोद बाबू, आदमी के भाग्य में जो बदा होता है अंततः वही होता है। मैं कई बार देख चुका हूं। आप खुद को दोषी न माने, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने तो खूब देखभाल करने के बाद ही शादी की थी, पर किसी इंसान के अंदर झांक कर तो नहीं देखा जा सकता है। वे बोले, हाँ आलोक बाबू, यही तो बात है। ऐसा हो सकता तो मैं भला इतनी बड़ी गलती क्यों करता? मैं क्या जानबूझकर अपनी बहन का सर्वनाश होने देता? मैंने कहा, बचपन में अपने इसी दोस्त पर मैं कितना गर्व करता था, आपको बता नहीं सकता। पर इसके कारण आज मेरी गर्दन भी शर्म से झुकी जा रही है। वे खाना समाप्त करके बोले, बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए। मीता परेशान हो रही होगी। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, चलिए, मैं भी चलता हूँ। आपको स्कूटर से छोड़ दूंगा। वे बड़े ही संकोच से बोले, आप भी कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं। क्लिनिक छोड़ छोड़ कर घंटों अस्पताल में ही बिता देते हैं। सच इस परेशानी में आपसे बहुत सहारा रहा। मैंने कहा, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आखिर अपने कब काम आते हैं? मैं क्या कोई गैर हूं? सुरेश मेरा भी तो बचपन का मित्र है, भाई जैसा ही है। अध्याय 23। इसके बाद मैं जब तब विनोद जी को आग्रह करके अपने साथ स्कूटर में बैठा कर घर ले आता था। मेरे घर पर वे ढंग से नहा धोकर थोड़ी देर आराम कर लेते थे। घर का बना खाना खा लेते थे। इतने दिनों की भाग दौड़ में वे भी तो कितने कमजोर हो गए थे। चेहरा न जाने कैसा फीका फीका सा लगने लगा था। रात रात भर जागने से उनकी आंखों के नीचे काले काले निशान बन गए थे। मैं उनसे कहता, थोड़ी देर आराम कर लीजिए विनोद बाबू, अब जो होगा वह तो होगा ही। खुद को बीमार कर लेने से भी क्या फायदा? वह कहते, लेकिन मीता उधर अकेली परेशान हो रही होगी। मैं कहता, मैंने तो मीता भाभी से भी न जाने कितनी बार कहा कि घर आकर वे जरा आराम कर लिया करें, पर वे सुनती कहाँ है। वे तो वहां से एक पल भी नहीं हटना चाहती हैं। लेकिन इस समय आप भाभी की चिंता मत करें। विनीत को मैंने खाना लेकर अस्पताल भेज दिया है। वह हम लोगों के पहुंचने तक वही रहेगा। वे पूछते, कौन विनीत? वही मेरा कंपाउंडर, जो कल भी खाना लेकर गया था। ओह विनीत, बहुत ही भला लड़का है। हर काम बहुत अपनेपन से करता है। मैंने कहा, हाँ, मेरे यहाँ बड़ी मेहनत से काम सीख रहा है। काम सीखने के बाद किसी गांव में जाकर प्रैक्टिस शुरू करेगा। वह बोले, क्या उसके पास कोई डॉक्टरी की डिग्री भी है? मैंने कहा, नहीं तो BSc है। गांव में ऐसे लोग खूब कमा लेते हैं। मेरी बात सुनकर विनोद जी मुस्कुराने लगे। अचानक मुझे मिस जॉन्स की याद आई। मैंने पूछा, सुरेश की बीमारी की बात तो मिस जॉन्स जानती ही होंगी। क्या वे कभी उसे अस्पताल में देखने आईं या उसकी बीमारी की खबर सुनकर उनके सिर से प्रेम का भूत उतर गया है? विनोद जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे कुछ सोचते रहे। उन्हें चुप देखकर मैंने कहा, मैं समझ गया, सुरेश की ऐसी दशा देखकर वह भाग खड़ी हुई होगी, या फिर उसने कोई दूसरा शिकार ढूंढ लिया होगा। ऐसी औरतें तो मर्दखोर होती हैं। चाय का कप मेज पर रखते हुए विनोद जी बोले, हम लोगों के इतना समझाने पर भी सुरेश जी के मिस जॉन से संबंध बने ही रहे। वह फिर धीरे धीरे कुछ न कुछ बहाना करके घर पर आने लगी थी। मीता बेचारी शादी टूटने के डर से खामोश ही रहती। पर एक दिन अचानक मिस जॉन्स अपना बोरिया बिस्तर समेटकर खुद ही अमेरिका वापस लौट गई। क्यों? विनोद जी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर वह अमेरिका वापस क्यों चली गई?
विनोद जी बोले, इस बीच उसे कोई बीमारी हो गई थी। यहाँ का वातावरण उसे सूट ही नहीं कर रहा था। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही थी। यहाँ के डॉक्टर उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। मैं हैरान था। मैंने पूछा, लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी, विनोद जी? विनोद जी बोले, जानू का क्यों नहीं। उसकी बीमारी को लेकर तो अक्सर ही घर में महाभारत छिड़ा रहता था। मैंने पूछा, कैसा महाभारत? वे बोले, सुरेश को शक था कि मीता ने मिस जॉन्स को शराब में कुछ मिलाकर दे दिया है। इसी से एकाएक वह बीमार रहने लगी है। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सुरेश की ऐसी मानसिकता की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेचारी मीता भाभी उन दिनों कितने कष्ट में रही होगी। तभी उन दिनों कभी कभी उनसे मुलाकात होने पर उनका चेहरा बहुत फीका फीका सा लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वे महीनों से बीमार हों। पर उन्होंने तो कभी मुझे अपने दुख की बात नहीं बताई थी। वे अपनी सारी पीड़ा खामोशी से अकेली ही पीती रही थी। और अगर वे किसी दिन मुझे अपना दुख दर्द बताती भी तो भला मैं कर ही क्या सकता था। शायद भाभी को भी इस बात का एहसास था। इसीलिए तो उन्होंने अपनी जिंदगी की उथल पुथल का मुझे कुछ भी एहसास नहीं होने दिया था। वे जब भी मिली, मुस्कुराती हुई ही मिली। मैंने हैरानी से कहा, सुरेश ऐसा भी कर सकता है? वे बोले, हाँ, मिस जॉन्स के पीछे सुरेश जी एकदम पागल हो गए थे। वे अपने बचाव के लिए मीता पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते रहते थे। कभी कहते, तुम मिस जॉन्स को मारना चाहती हो। मीता कहती, मैं क्यों मिस जॉन्स को मारूंगी? वह तो खुद ही मेरी गृहस्थी तबाह करने में लगी है। देखना, एक दिन यह औरत खुद ही अपने कर्मों के मारे घिसट घिसट कर मरेगी। मैंने पूछा, फिर इसके बाद क्या हुआ, विनोद जी? ऐसे ही रोज रोज लड़ाई होती। सुरेश रोज ही मीता पर कोई न कोई इल्जाम लगाता। तैश में आकर सुरेश मिस जॉन्स के सामने ही मीता पर हाथ उठा देता। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो तंग आकर मीता ने सारी बात मुझे बताई। मैंने पूछा, इसके बाद? वे बोले, इस बार मैंने सोचा था कि अब मैं मीता को सुरेश के पास वापस नहीं जाने दूंगा। सुरेश से तलाक दिलवा कर इसकी दोबारा शादी कर दूंगा। ऐसी शादी का मतलब ही क्या था? गृहस्थी की नींव तो अविश्वास के धरातल पर नहीं टिक सकती है। जहां रोज रोज पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो तो साथ साथ रहने से फायदा ही क्या। पर इसी बीच मिस जॉन्स अचानक अमेरिका वापस चली गई और यह झगड़ा अपने आप ही निपट गया। सुनकर मैं अवाक रह गया। मैंने पूछा, क्यों? क्या मिस जॉन्स अपना इलाज करवा कर वापस इंडिया नहीं लौटी? नहीं, इसके बाद वह अमेरिका से कभी वापस नहीं आई। दरअसल उसे कोई गंभीर बीमारी थी। वह अमेरिका के एक प्राइवेट अस्पताल में कई महीनों तक अपना इलाज करवाती रही, लेकिन ठीक नहीं हुई। अंत में बहुत कष्ट सहने के बाद एक दिन उसी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अरे, पर उसे हुआ क्या था? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वे बोले, पहले तो मुझे उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था, पर अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे भी एड्स की बीमारी होगी। इसी लाइलाज बीमारी से वह तड़प तड़प कर मरी होगी। वही यह बीमारी सुरेश को दे गई है। मैंने कहा, क्या कहा जा सकता है, विनोद जी? किसने किसको ये बीमारी सौगात में दी? हो सकता है सुरेश के अन्य स्त्रियों से भी अनैतिक संबंध रहे हों। उन्हीं से यह बीमारी सुरेश को लगी हो और सुरेश से यह बीमारी मिस जॉन्स लगी हो। आप मिस जॉन्स को ही आप कैसे दोष दे सकते हैं? हो सकता है सुरेश ने ही उसे अपनी हवस लिए प्रेम जाल में फंसाया हो। मेरी बात सुनकर विनोद जी अवाक रह गए। बोले, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? किस इंसान की कैसी फितरत है, ये किसके माथे पर लिखा होता है, विनोद जी? विनोद जी मेरी बात सुनकर कुछ अनमने से हो गए थे। शायद उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक वे बोले, अब तो बहुत देर हो गई है, आप जरा मुझे अस्पताल तक छोड़ दीजिए। विनीत भी तो वहां इतनी देर से परेशान हो रहा होगा। बेचारा बहुत ही भला लड़का है। मैं उन्हें स्कूटर पर बैठाकर अस्पताल की तरफ चल दिया। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि अगर मैं विनोद जी को सुरेश के बारे में सारा कुछ सही सही बता दूं तो पता नहीं उन पर क्या गुजरे। अगर उन्हें पता चल जाए कि कानपुर में रहते समय सुरेश के अपनी शादीशुदा मकान मालिकिन से शारीरिक संबंध थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उसने अपनी क्लासमेट को अपने प्रेम जाल में फंसाकर
उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया था, फिर उसके गर्भवती हो जाने पर उसका एबॉर्शन करवा दिया था, तो इस समय उन पर क्या बीते। ऐसे लंपट आदमी का क्या भरोसा कि उसके और भी न जाने कितनी महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध नहीं रहे होंगे। हो सकता है कि इन्हीं सब औरतों की हाय उसे लगी हो, तभी वह आज अस्पताल में इस समय सड़ कर मर रहा है। पर इन सब बातों को अब विनोद जी से कहने का क्या फायदा था। अब तो सुरेश अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। अध्याय 24। उस दिन अस्पताल में विनोद जी को छोड़कर और विनीत को साथ लेकर मैं वापस अपनी क्लिनिक पर लौट आया था। उस दिन न जाने क्यों जरा सी देर भी अस्पताल में रुकने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। मीता भाभी का चेहरा रोते रोते और दिन रात जागते रहने से न जाने कैसा सा हो गया था। उनसे नजरें मिलते ही मन भर उठता था। विनोद जी को अस्पताल में छोड़कर मैंने कहा था, अच्छा तो विनोद जी, मैं चलूं, क्लिनिक का समय हो गया है। विनोद जी ने कहा, हाँ हाँ आप चलिए, कितने दिनों से आप हमारे लिए परेशान हो रहे हैं। उस दिन जब मैं विनीत को अस्पताल से लेकर अपनी क्लिनिक पर पहुंचा तो मरीजों की बहुत भीड़ थी। बहुत से मरीजों ने मुझसे शिकायत भी की कि डॉक्टर साहब आजकल आप अपनी क्लिनिक पर समय से नहीं बैठ रहे हैं। मुझे कई बार वापस लौटना पड़ा, हटकर दूसरे डॉक्टर से दवा लेनी पड़ी। देखिए न उनकी दवा मुझे कैसी रिएक्शन कर गई है, सारे शरीर में लाल लाल चकत्ते से पड़ गए हैं। मुझे तो आपके अलावा किसी और डॉक्टर की दवा सूट ही नहीं करती है। आज मेरे लड़के ने बताया कि आप बैठे हुए हैं, तभी दौड़ा चला आया। मरीजों की शिकायतें सुनकर मुझे बड़ा ही पश्चाताप हुआ। बेचारे मरीज मेरे कारण परेशान हो रहे थे। इस एक सप्ताह में मेरे न जाने कितने मरीज लौट गए थे। मरीजों को अगर एक बार किसी डॉक्टर पर विश्वास हो जाए तो फिर वे उसे भगवान की तरह मानने लगते हैं। जब मैंने अपनी पढ़ाई समाप्त करके अपनी क्लिनिक खोली थी तो दिन भर यूं ही खाली बैठा रहता था, कोई मरीज झांकने तक नहीं आता था। शाम तक मैं बड़ा निराश हो जाता। मैं कभी कभी सोचता कि मैंने कितनी मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई की है। पढ़ाई लिखाई करने में मैंने दिन रात एक कर दिया, पर क्या फायदा हुआ। पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा क्या इसी दिन के लिए खर्च किया था। यही सब सोच सोचकर कभी कभी मैं रुआंसा सा हो जाता था। मेरा उदास चेहरा देखकर घरवाले मुझे सांत्वना देते, पिताजी मुझे प्यार से समझाते, धैर्य रखो, डॉक्टरों और वकीलों की प्रैक्टिस धीरे धीरे ही चलती है। आदमी एकाएक ही किसी अजनबी डॉक्टर को अपना जीवन थोड़े ही सौंप देगा। मरीजों को किसी नए डॉक्टर पर विश्वास धीरे धीरे ही होता है। उस डॉक्टर राधेश्याम की बात तो तुम जानते ही होगे। मैं थोड़ा अवाक होकर पूछता, कौन डॉक्टर राधेश्याम? आप किसकी बात कह रहे हैं पिताजी? वे कहते, अरे वही, अपने कस्बे में, जो कि अपने मकान की बगल में बैठा करते थे। पिताजी कस्बे वाले डॉक्टर राधेश्याम के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे सोचकर आश्चर्य हुआ। वही डॉक्टर राधेश्याम जो कस्बे में हमारे घर के बिल्कुल पास बैठा करते थे। मैं घर आते जाते हुए उन्हें हमेशा देखा करता था। वे हमेशा ही मरीजों से घिरे बैठे रहते थे। कभी कभी तो उनके चारों ओर इतने मरीज झुंड लगाए खड़े रहते थे कि उनका चेहरा ही नहीं दिखाई देता था। वे कस्बे के प्रसिद्ध डॉक्टरों में से थे। मैं ही न जाने कितनी बार उनसे दवा लेकर आया था। न जाने कितनी बार उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाया होगा। बिना इंजेक्शन लगाए तो उनका इलाज कभी पूरा ही नहीं होता था। कस्बे और आसपास के देहात से भी उनके पास मरीज आते थे। देहात के मरीजों को जब तक इंजेक्शन न लगाया जाए तब तक उन्हें तसल्ली ही नहीं मिलती थी। उन्हीं राधेश्याम की बात कर रहे थे पिताजी? मैंने कहा, लेकिन उनके पास तो मरीजों का मेला लगा रहता था। पिताजी बोले, लेकिन वही राधेश्याम शुरू में बिल्कुल खाली बैठा रहता था। 4 दिन तक उसके पास एक भी मरीज नहीं आता था। समय काटने के लिए क्लिनिक पर बैठा बैठा सस्ते जासूसी उपन्यास पढ़ता रहता था। सचमुच पिताजी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी होती। पिताजी बोले, यह मेरी आंखों देखी बात है। उस समय मेरी उससे बहुत दोस्ती थी। फुर्सत में शाम के समय उसी के यहाँ बैठक जमती थी। घंटों गप्पाबाजी होती रहती थी। मैं कहता, लेकिन अब तो उसे ढंग से बात करने तक की फुर्सत नहीं होती है। पिताजी बोले, हाँ यही तो, आज जिस राधेश्याम ने अपनी क्लिनिक पर नो विजिट का बोर्ड लगा रखा है,
यही उन दिनों लोगों के घरों में ब्लड प्रेशर लेने और इंजेक्शन लगाने तक चला जाता था। पिताजी की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। क्या किसी की जिंदगी में इतना परिवर्तन भी आ सकता है? पिताजी कहते, समय बदलते देर थोड़ी ही लगती है। कल जब तुम पर भी मरीजों का विश्वास बढ़ेगा तो मरीजों की भीड़ लगने लगेगी। पहले धीरे धीरे खांसी जुकाम के मरीज आएंगे, फिर सीरियस मरीज। फिर कौन सा तुमको क्लिनिक का किराया देना पड़ रहा है? घर में ही तो बैठे हो, आराम से बैठे रहो। सचमुच उन दिनों मुझे पिताजी की बातों से बहुत तसल्ली मिलती थी। डॉक्टर राधेश्याम की बातें सुनकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता था। मैं नए उत्साह से अपनी क्लिनिक पर बैठने लगता था। इन हाथों की लकीरों में भी कुछ लिखा होता है। आखिर इतने इतने ज्ञानी पंडित हाथों की लकीरों में क्या बांचते रहते हैं? क्या प्रारब्ध भी कोई चीज है? लेकिन अंत में यही मानना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अंततः पिताजी की बातें ही सच निकली। वास्तव में अपना भाग्य तो आदमी खुद अपने ही हाथों से लिखता है। श्रम के बिना हाथ पर हाथ रखे केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता है। इंसान अपनी कड़ी मेहनत से ही जीवन में आगे बढ़ पाता है। भाग्य तो बनाए से ही बनता है। इंसान को खुद को ही इतना समर्थ बनाना चाहिए कि उसे हाथों की लकीरों के भरोसे न बैठे रहना पड़े। अपो दीपो भवः, यानी कि अपने दीपक खुद ही बनो।